आरएमएस और एवरेज ऐसा कर लिया था भाई। देखिए, तो अगर इस तरह का कोई वेव फॉर्म है, साइनसॉइडल वेव फॉर्म है अगर टी और यहाँ पे चल रहा है वोल्टेज या करंट कुछ भी ऐसा है, तो इसके लिए आई एवरेज जो होता है वो है 2I/पाई और आई आरएमएस होता है I0/√2। ऐसा कर लिया था हमने, ठीक है। इनके क्या मतलब होते हैं, आरएमएस क्यों निकाल रहे हो और एवरेज क्यों निकाल रहे हो, ऐसा समझ में आ गया तुमको। एवरेज किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, चार्ज फ्लो के कॉन्सेप्ट पे, कि अगर डीसी होती तो इतने ही टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है जितना कि एसी ने करवाया है। और आरएमएस किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे बेस्ड है, कि इतने टाइम में अगर डीसी होती तो कितना एनर्जी का लॉस किया होता या कितना हीट प्रोड्यूस होती, अगर एसी है तो कितना हीट प्रोड्यूस, उसके बराबरी करने के लिए कितना होना चाहिए, ऐसा। ठीक है भाई लोग, चलिए। और थोड़ा थोड़ा सा बेसिक हो गया सब उसके बारे में, करेक्ट। देखिए, अब इससे अलग अगर कोई वेव फॉर्म आ जाए तब भी अपने को फॉर्मूले पता होने चाहिए कैसे हैं। ओके, एक नई टाइप की चीज़ ले लेते हैं, सपोज कुछ के एक है AC प्लस DC, मतलब दोनों हैं उसमें के मिक्स, या चलो पहले दो AC, अगर एक साथ दो AC सिग्नल मैच कर दिए जाएं तो एक करंट है I1 इज इक्वल टू 3 साइन 100πt और एक करंट है I2 इज इक्वल टू 4 कॉस 100πt, ऐसा है। और इन दोनों को ओवरलैप कर दिया करंट को, ठीक है, कि दो सोर्स हैं, दो तरह के करंट दे रहे हैं ऐसे, तो नेट करंट कितना होगा, ऐसा पूछा गया है अपने को, ठीक है जी। तो करंट क्या होगा, जोड़ दो करंट को उठा के, सही। तो I1 प्लस I2 विल बी द नेट करंट, लेकिन साइन में कॉस कैसे जुड़ेगा, या अगर इसका ग्राफ बना के देखोगे तो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा होगा और नीचे वाले ग्राफ बनाओगे तो कैसा होगा, ऐसा। तो अगर मुझे पॉइंट टू पॉइंट इनको जोड़ना है तब पता लगेगा ना कितना है, कि सपोज जब मैं t की वैल्यू 0.1 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू तो इतनी होती है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, उन दोनों को जोड़ो, तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा मुझे पॉइंट बाय पॉइंट। क्या हो गया तो उन दोनों का ऐसे जोड़ूंगा और फाइनली करके कोई वेव फॉर्म बनेगी, तब आएगा वो, ठीक है। तो मैं से तो भाई ऐसा जोड़ा नहीं जाएगा कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट जोड़ूं सबको, बता भी नहीं रहे हो, छुपा भी नहीं रहे हो, बाहर चल के बताएं चलो तुम, मैं आता हूँ ये टॉपिक खत्म करके। 3 साइन 100πt प्लस 4 कॉस 100πt, इनको जोड़ना है मुझको। ये वाला काम पहले भी कर चुके होगे तुम शायद 11th क्लास में, वेव का जो चैप्टर होता था वहाँ पे एक से ज़्यादा वेव अगर जोड़नी पड़ जाए तो कैसे करते थे, ठीक है। तो या तो भाई एक देसी तरीका होता है मैथ्स में जैसे किया जाता है कि इसमें जो ये वाला है, ये है दोनों चीज़, इनके स्क्वायर का सम करके अंडर रूट करके जो आएगा उससे, हाँ उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। इस पर क्या चीज़ है यहाँ पे, इसका एम्पलीट्यूड क्या है 3 का स्क्वायर करो, इसका एम्पलीट्यूड क्या है 4 का स्क्वायर करो, अंडर रूट निकालो, कितना आएगा 5। कुछ और भी हो सकता है भाई, यहाँ पे रखा हो 1 और 2 तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा √5, ऐसा करके हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है क्या। तो कितना हो जाएगा ये 3/5 साइन 100πt प्लस 4/5 कॉस 100πt और साथ में कर दिया ये, ऐसा, ठीक है। मुझे तो इसे क्लब करके इकट्ठा एक फंक्शन देखना है, वो मैं देख पाता हूँ सही से। तो भाई इन दोनों को इकट्ठा करके एक लिखना है मुझको भी, बताओ क्या लिखूँ, साइन 100πt कॉस 53 लिख दूंगा इसको, ठीक, प्लस कॉस 100πt साइन 53 ऐसा लिख दूँ। इसको पूरा बंद करके साइन ए कॉस बी कॉस कुछ 37 होता तो मैं वही लिख रहता हूँ, प्लस 53, कर लो डिसाइड कर लो। हो गया, तो ये बनी है भाई फाइनल वेव फॉर्म जो आई है, कि ये होगा फाइनल करंट, ऐसा। अब ये दोनों करंट देके कोई मुझको पूछे कि इन दोनों करंट्स को अगर मैंने ऐड करना है तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा,
तो क्या बोलोगे, 4 और 3 7 बोलोगे क्या? नहीं, जब एक मिनिमा है तो एक मैक्सिमा है, तो मुझे नहीं पता कितना आएगा मैक्सिमम, तो मुझको ये काम करना पड़ता है इसलिए। तो अब पता लग रहा है कि मैक्सिमम कितना आएगा, कितना आएगा, 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट आएगा। और कुछ एंगल 53 पे है। 53 एंगल का मतलब क्या है, ये वाली जो चीज़ होती है, ये जो पूरी चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं फेज। फेज, ठीक है। हम अपनी भाषा में जब समझने के लिए समझते हैं अपने अंदर, तो उसे कहते हैं एंगल। साइन के साथ कुछ लिखा होगा तो क्या होगा वो, एंगल। लेकिन उससे थोड़ी टेक्निकल भाषा में जो कहते हैं वो कहते हैं फेज, ठीक है। आगे आ जाएगा क्या है, ये वाली जो चीज़ है, ये पूरा का पूरा तो है फेज, और ये जो चीज़ है ये, इसको कहते हैं फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट डिसाइड करता है कि शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पे हो 3 साइन ओमेगा टी, तो इसकी वेव फॉर्म कैसी होगी, ऐसे साइन का फंक्शन हो। लेकिन अगर ये हो 3 कॉस ओमेगा टी इस आई, तो कॉस का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तुम्हें कैसे पता लगा कि यहाँ से शुरू होना है, कि कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, इसलिए पता लगा मुझे, तो ठीक बात है। दूसरे तरीके से समझो इसी को, क्या मैं इसे 3 साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ होता है ये उससे 90 डिग्री प्लस चल रहा है, आगे चल रहा है। 90 डिग्री प्लस कब होता है भाई, यहाँ होता है क्या, तो ये वाला जो ग्राफ था मेरा, ऐसे उसे 90 डिग्री आगे चला दो। आगे मतलब कहाँ से, यहाँ से चला दो, तो वाई एक्सिस यहाँ से हटा के यहाँ डाल दो। क्या यही कॉस का ग्राफ है? तो साइन और कॉस में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, कि कौन आगे पीछे चल रहा है कितने से, दैट इज 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री आगे चल रहा है साइन से। ये वाली चीज़ क्या है, कॉस, जो साइन से कितना आगे चल रही है, 90 डिग्री। तो कुछ और फंक्शन भी हो सकता है यहाँ से, तो कोई बोले कि भाई कुछ ए लिख लो, सपोज के ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6। पाई/6 कितना होता है, 30 डिग्री, करेक्ट। तो ये मुझको बताता है कि शुरू कहाँ से करना है, वाई एक्सेस पे कहाँ से शुरू करना है। तो बताइए कहाँ से शुरू करना है इसको, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये ए तक जाएगा। लेकिन अगर ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ होता फिर तो ऐसे करके चल रहा होता, लेकिन ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ नहीं है। साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6 का ग्राफ बनाना है तुमको, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे साइन कितना आ जाएगा, 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो a/2। तो यहाँ तक वैल्यू क्या है, ये वाली a, ये वाली वैल्यू कितनी है, a। तो a/2 कहाँ मिलेगी भाई, यहाँ, यानी कि ये। तो मेरी जो y एक्सिस है ना वो यहाँ होगी, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। बात समझेगा? फेज कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, ऐसा बता रहा हूँ मैं तुमको। ये SHM वाले चैप्टर में पढ़ते हैं और वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। रिवीजन करवा रहा हूँ जस्ट, ठीक है भाई। फेज कांस्टेंट का मतलब शुरू कहाँ से करना है ग्राफ, ऐसा बताता है फेज कांस्टेंट। गेम समझ गए? तो फेज कांस्टेंट जो भी कुछ बताया कि शुरू कहाँ से करना है, उससे मैक्सिमम वैल्यू को तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैक्सिमम जो जहाँ रहनी है महीने की, भाई आपका ये वाला ग्राफ है, आपका मेरी वाई एक्सिस यहाँ आया, मेरी वाई एक्सिस यहाँ आया, मेरी वाई एक्सिस यहाँ आया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मैक्सिमम तो रहेगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी करंट की, 5 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी सवाल मिले मुझको कि कुछ ऐसा मिल गया, सपोज के साइन पाई टी और एक मिला 2 कॉस पाई टी, कि भाई इसकी आई की मैक्सिमम वैल्यू बता दो कितनी होगी, बताइए आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। यहाँ पे क्या लिखा है, उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो आई 5, ऐसे करके। तो कितना हो जाना चाहिए, 1 का स्क्वायर, पहले वाले का एम्पलीट्यूड, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड का कितना हो जाएगा, √5, सही है, ऐसा, ओके। तो इस तरह से होता है AC का समेशन, कि 2 साइन पाई टी और दूसरा एक है 3 साइन पाई टी। तो बताइए इसका मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बताइए कितनी हो सकती है, √13। बस यही तुम्हारी आंखें खोलनी थी मुझको, √13 नहीं होगी ये, आँख बंद करके थोड़ी। ये क्या है, ये तो साइन साइन ही है दोनों, साइन है तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही करके जाएगा, दूसरे ग्राफ भी ऐसे जाएगा, सेम ग्राफ होगा दोनों, तो डायरेक्टली ऐड होंगे फिर तो जहाँ पे पीक वैल्यू है। तो आई मैक्सिमम कितनी होगा इसका, 5, ठीक है। ये है अगर AC में ऐड करना हो तो कैसे करते हैं भाई,
ये तरीका ठीक नहीं है वैसे, ये वाला काम करने का तरीका ठीक नहीं है, इससे टाइम लगता है, ऐसे नहीं करते हम। वेक्टर से करते हैं, जल्दी होता है। वेक्टर से करके देखते हैं इस वाली चीज़ को। वेक्टर का समेशन हमेशन तो जानते हो? हाँ बोलो। पहला वाला जो करंट है आई, उसको मान लो बेस करंट, कि इसके रेफरेंस में बाकी सबको देखूंगा। तो ये आया पहला करंट, ठीक है। इसको एक वेक्टर मान लूँ, है नहीं वेक्टर, वेक्टर का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ना फाइनल, ये ऐसे ही आ रहे हैं जैसे वेक्टर के समेशन पे आते थे। तो उससे सॉल्व करना आसान है इतनी कैलकुलेशन करने के बजाय, ठीक है। तो पहला वाला जो करंट है उसको एक वेक्टर मान लो, कितनी लेंथ का, जितना उसका एम्पलीट्यूड है, तो 3 यूनिट का एक वेक्टर मान लो इसको। वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं भाई? ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं वेक्टर। कितनी यूनिट है? 3 यूनिट का एक वेक्टर है, ठीक है। दूसरा वाला भी एक वेक्टर है, कितनी लेंथ का? 4 लेंथ, लेकिन कहाँ है? कॉस बोले तो साइन से कहाँ है ये? 90 डिग्री आगे। तो अगर 3 ऐसे था तो 4 कहाँ मिलेगा? ऐसे से 90 डिग्री इधर मिलेगा। तो 4 कहाँ मिलेगा दोस्त? यहाँ पे मिलेगा, उससे 90 डिग्री आगे। सही है, ओके। अब रिजल्टेंट निकालना तुम्हें इन दोनों का। कैसे निकालोगे? पहले की टेल से लास्ट वाले का हेड ज्वाइन कर दोगे, कितना आ जाएगा? 5। लो एक बार में काम खत्म, ठीक है। ये एंगल कितना है बताओ? 3 4 5 के ट्राइंगल में एंगल क्या होता है? 37, 53, 90, ये तो एंगल होते हैं। तो ये कितना है? 4। बड़ी वाली साइड के सामने का एंगल तो बड़ा वाला होगा, इसलिए 53। तो अब क्या, तो मेरे को इस वाले करंट का इक्वेशन है, बेसिकली ये करंट है, ये करंट है, तो ये भी करंट है ना। तो हाइपोटेनस पे जो करंट आया उसका इक्वेशन लिखना है मुझको। कैसे लिखते हैं बताओ? जो उसकी लेंथ होती है वही एम्पलीट्यूड होता है, जो लेंथ होती है वही एम्पलीट्यूड होता है। बेस किसको बनाया था तुमने? साइन को। तो साइन हो गया। उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 पाई टी, वो नहीं बदलेगी, सेम रहेगी। लेकिन ये यहाँ के लिए था ये तो, लेकिन ये कहाँ है? 53 डिग्री आगे है उससे, तो 53। ये हो गया भाई रिजल्टेंट। जो तुमने इतनी मेहनत करके सब निकाला वो डायरेक्टली आ सकता है, समझे क्या? अरे बोलो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसा प्रैक्टिस के लिए बस, कि पहला करंट है ए साइन ओमेगा टी, दूसरा करंट है 2a साइन ओमेगा टी प्लस 90, तीसरा करंट है 3a साइन ओमेगा टी प्लस 180, और चौथा करंट है 4a साइन ओमेगा टी प्लस 270। ऐसा इतने करंट है भाई, जोड़ के फाइनल करंट निकालना है कि क्या आएगा, ठीक है। अब इतने करंट अगर जोड़ने पड़ेगा, तुमने ये करने की कोशिश की, 4 टर्म आएंगे यहाँ पे, मौत हो जाएगी करने में, तो तब ये वाली चीज़ काम नहीं आती, ठीक है। तब यही काम आएगा। तो मेरे लिए क्या है, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। किसको बेस बनाएं? जो भी पहला वाला है उसको बेस बना लो। सपोज कि ये मेरा बेस वेक्टर है, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? ए। तो ए लेंथ का वेक्टर खींच दिया मैंने, कहीं पे भी खींच दिया, ऐसे खींच दिया, करेक्ट। दूसरा वाला कहाँ पे है? इस वाले से 90 डिग्री आगे। इसमें साइन ओमेगा टी था, वो साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो इससे 90 डिग्री आगे। कितनी लेंथ का है? 2a लेंथ का। तो क्या यहाँ पे खींच दूँ ऐसे 2a लेंथ का, उससे 90 डिग्री आगे, सही है। तीसरा वाला कितनी लेंथ का है? 3a है। इसके रेस्पेक्ट में कितना आ गया है? 90 आ गया। तो पहले ऐसे से एंटी क्लॉकवाइज टर्न मारे थे, ऐसे गए, फिर एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न ऐसे, तो किधर आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा क्या? 3a। फिर इस पे आओ, ये कितनी लेंथ का है? 4a। और कहाँ पे? इसके रेस्पेक्ट में कितना है? तो तुम ऐसे जा रहे थे, 90 डिग्री टर्न मारा। एंटी क्लॉकवाइज टर्न पॉजिटिव होते हैं, अगर यहाँ पे माइनस लिखा हो तो -90, तो फिर मैं ऐसे से ऐसे टर्न मार रहा होता नीचे की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या प्लस 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 90 होता जा रहा ना, इसलिए मैं भी एंटी क्लॉकवाइज चलता जा रहा हूँ। तो ये कहाँ जाके गिरूंगा मैं? इधर, यहाँ पे आ गया। ये कितनी लेंथ है? 4a। समझ गया क्या? रिजल्टेंट कौन होता है? तो बोलो भाई, सबका रिजल्टेंट कौन होता है वेक्टर का? पहले की टेल से लास्ट का हेड जो होता है वो होता है रिजल्टेंट। इसकी वैल्यू लिखनी है तुमको, ठीक है। कैसे लिखी जाएगी? थोड़ी थोड़ी सी लाइनें बना लो ऐसी, ऐसा बन गया। ये कितनी है लेंथ? ये लेंथ
तो ये लेंथ कितनी है, तो ये कितनी बची, बढ़िया। ये पूरी कितनी है, उसमें से ये कितनी गई, ये कितनी बची, बताओ ये कितनी बची। ये वाली लेंथ बराबर है, वो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, हाइपोटेनस पूछ रहा हूँ कितना है, कितनी है, 2√2 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा ठीक है। ये एंगल और बता दो चलो कितना है, 45 क्यों है ये, क्योंकि ये लेंथ बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक 90 और 45 हो गए, ठीक है। तुमको दिख रहा है वहाँ से, या इधर आना है, तो ये हो गया एंगल 45 डिग्री, ऐसा करके हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन लिखेंगे, तो मुझको फाइनल करंट का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड पता लग गया कितना है, 2√2a इतना है। अब बेस से बताऊंगा ना कहाँ पे है, बेस कौन था, ये वाला, तो बताइए क्या इक्वेशन लिखोगे, 2√2a, आगे क्या लिखोगे, साइन क्या, ओमेगा टी प्लस कितना, बेस से एंगल भाई 180 प्लस 45 225, तो प्लस 225, ये है नेट करंट, इन चारों का समेशन। बोलो समझे हो गया। तो ऐसे कितने भी आ जाएं तो वेक्टर से अगर समेशन करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, मैथ्स में अगर चला गया तो बहुत भयंकर हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, ये है AC का सम कैसे करते हैं। क्या करेंगे बताइए, इसकी एवरेज निकाल लूँ, इसकी निकाल लूँ, जोड़ दूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमने जो 2I0/π लिखा है वो एक फंक्शन होता है पूरा साइन का, उसका लिखा है हमने वो, ठीक है भाई। तो अगर मुझे इसका कोई एवरेज निकालने को बोले तो क्या वो फॉर्मूला यूज़ करूँ पूरा, इंटीग्रेशन I/dt/dt इज इक्वल टू, लंबा काम हो जाएगा, हो तो जाएगा उससे, कुछ ना मिले तो वही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब तक आता है तब तक तो करो कि क्या मैं इन दोनों को इकट्ठा करके एक फंक्शन बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताइए, इनको एक फंक्शन बनाऊंगा जब, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, √(a² + b², ऐसी होगी, ठीक बात है। आगे कुछ भी आएगा, sin ω/t प्लस कुछ कांस्टेंट कुछ तो टर्म आएगा, मुझे उससे क्या करना है, मुझको तो एवरेज चाहिए। तो I एवरेज क्या होता है, 2 मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, a² + b², समझो दोस्त। 2I0/π ऐसी होती है ना एवरेज वैल्यू, तो I0 निकाल ले, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकाले, दोनों कितनी आएगी, मैक्सिमम कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर का समेशन का अंडर रूट, ऐसे करके निकाल दिया। इसी तरह से RMS क्या लिख दोगे, अरे RMS क्या लिख दोगे, I0/√2, ऐसी होती है, I0 की जगह क्या लिखोगे, a² + b²/√2, सही है। बस ऐसा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, ये तो था AC अब है AC/DC मिक्स कर दिया हो कहीं पे सिग्नल कि I = 2 + 3 sin ω/t, ऐसा है। तो जो 2 है वो तो हो गया DC, I = 2 मतलब करंट कभी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब DC, और 3 sin ω/t हो गया AC, तो आपने मिक्स कर दिया, तो 2 + 3 sin ω/t ऐसा कर दिया कुछ, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 5 तक ही जा सकती है भाई,
दो तो दो ही रहेगा हमेशा, तीन कहाँ तक चला जाएगा, तीन तक जाएगा, तो कितना हो गया, दो और तीन पाँच, ठीक है। और मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, -3 तक जा सकता है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो -1 से लेकर के और 5 तक रेंज हो सकती है, रेंज ऑफ वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। एवरेज निकालना है सपोज मुझे इसका, आई एवरेज निकालना है इसका। अब ये तो दो का एक बनाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो क्या करूं, इंटीग्रेशन आई डी टी ओवर डी टी, ऐसा लिखो। और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए लिखते हैं, 0 से लेके t/2, आधे राउंड के लिए लिखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to t/2 2 + 3 sin ओमेगा टी डी टी, अपॉन नीचे वाले को t/2 लिख दूंगे सीधे, नीचे जो इंटीग्रेशन आएगा 0 to t/2 dt, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्या 2 को साइड कर लूँ ऐसे और उसको अलग कर लूँ, 3 इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन t/2 0 to t/2 0 to t/2, ऐसा कर लो। ओके, इसका क्या आ जाएगा, इसका बताओ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। 2 बाहर निकाला, t/2 t/2 कट गया, क्या आएगा, प्लस ये तो पुराना खिलाड़ी है अपना, कितना आ जाएगा, ये सॉल्व होके कितना आता है, ये कल किया था सॉल्व में पूरा, कितना आता है, I0 साइन ओमेगा टी, ऐसा अगर कुछ होता है I0 साइन ओमेगा टी, भाई ये वाली चीज़ क्या हो गई, मान लीजिए कि ऐसा फंक्शन होता बस, तो इसका एवरेज क्या लिखते तुम, और इसका एवरेज क्या लिखते, 2a/पाई 2I0 बाई ऐसे लिखते, तो इसका क्या लिखोगे, 3, तो ये और 2/पाई और लिखोगे साथ में, करके देख लो, मैं तो शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसका क्या करोगे, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, नीचे कौन बैठा है, t/2, लिमिट रखोगे 0 to t/2, 0 to t/2 की जब इसमें लिमिट रखते हो तो 2 आता है क्या, सही, तो ये बचा 2 + 3 और ये कौन आ गया, 2 अपॉन ओमेगा, ओमेगा को क्या रख दूँ, 2π/t रख दूँ क्या, इंटू t/2, सब कट गया, क्या बचा, 2 + 3 इंटू 2/पाई बचा गया, मतलब t/2 कट गया, ये पाई बचा नीचे, बस ऊपर एक 2 था, ऐसा हो गया, तो 2 + 6/पाई, ऐसा हुआ, ठीक है। क्या गलत सा क्यों लग रहा है मुझे, गड़बड़ से क्यों लग रहा है, ठीक है। ऐसा तो क्या क्या देखा हमने इससे, कि अगर मुझे ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए DC + AC वाला और उसका मुझे निकालना हो आई एवरेज, तो कैसे निकलेगा, इसका एवरेज निकाल लो इस वाले का, क्योंकि वेरी तो यही कर रहा है, दिक्कत तो इसको है, ये विचार तो कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट से क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसे तो सीधे जोड़ दो उसमें, तो जो DC वैल्यू है उसको तो डायरेक्ट ऐड कर दो, बाकी जो AC वाला था उसका एवरेज ले लो बस, ठीक है क्या। तो उसका एवरेज कैसे लिया जाएगा, 2I0/पाई करके एवरेज लिया जाता है, ऐसे करके लिया जाएगा, ठीक है। बोलिए भाई, ऐसे ही अगर इसका पूछा जाए IRMS, ठीक है, तो मुझे याद नहीं कि वो क्या फॉर्मूला है, निकाल के देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 to t और 2 + 3 sin ओमेगा टी का स्क्वायर dt
अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू t dt। इसको करना है भाई सॉल्व। यही होती है बेसिक डेफिनेशन आरएमएस निकालने की, कि पहले पूरे करंट का स्क्वायर करो, फिर मीन लो और फिर रूट करो। वो तीनों स्टेप कर दिए मैंने, और इसको मैं सॉल्व करके देख लूँगा कि क्या आता होगा, उसके बेस पे देख लो अगर कुछ अपना फॉर्मूला बना पाते हो तो। ठीक है क्या? ये हो गया कि हम AC का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, AC DC का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, फेज़ क्या होता है, एडिशन कैसे करते हैं, ये सब बेसिक काम हो गया भाई लोग। ठीक है, तुम ट्राई करके देखना कि क्या निकलेगा।